तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा। वैसे एक बात आपको जाननी होगी कि लत किसी भी चीज़ की हो हमेशा इंसान को मरवा ही देती है। देखिए, आप लोग ऐसा समझ सकते हो, पानी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पानी के बिना इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन उसी पानी में अगर इंसान गिर जाए तो उसकी डेथ भी निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर समंदर में कोई तैराक भी गिर जाए ना, बहुत बड़ा लेवल का हो, तो भी उसे कोई नहीं बचा सकता भाई। कुछ ऐसा ही होता है, लत किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है और एक लिमिट तक आप पढ़ते भी हो तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप इसको एक एडिक्शन बना लेते हो, लत बन जाती है, तो ये भी गलत है। पर अब अच्छी चीज़ों की लत भी इंसान को पतन की रास्ते पर लेकर चली जाती है और बुरी चीज़ों की लत तो इंसान को फिर ले ही जाती है। तो चलिए, आज की वीडियो कुछ इसी टॉपिक पर, इसी से मिलते जुलते टॉपिक पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो तारीख थी 10 नवंबर 2015 की। भिलाई शहर था जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। उसी शहर के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने वाले एक बिजनेसमैन जिनका नाम था अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा अचानक लापता हो जाते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2015 की और छत्तीसगढ़ राज्य था। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई शहर में एक घटना घटती है। अब घटना कुछ ऐसी कि भिलाई शहर के जो सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आते थे, सबसे अमीर लोग ही थे जिनका रुतबा हर क्षेत्र में था, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी राजनीति से रिलेटेड हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, बहुत मजबूत लोग थे। उन्हीं में से उनका एक वारिस था जो उस प्रॉपर्टी का अगला वारिस होने वाला था और इकलौता वारिस होने वाला था। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, यानी उसका नाम था अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा अपनी उम्र से ज़्यादा तो नाम कमा चुके थे, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहा हो। उनके पास 4 कॉलेज थे जो उन्हें विरासत में मिले थे। विरासत ऐसे कि अपना परिवार के पिछले लोगों के जरिए, और सबसे अमीर थे। अब क्या होता है, 10 नवंबर को सब कुछ सामान्य चल रहा था। उन्होंने ऑफिस का वर्क किया, सब कुछ किया। 9 नवंबर को वो दिल्ली से लौटे थे और 10 नवंबर की शाम को वो लापता हो गए। अब आखिर क्या वजह थी कि अचानक लापता हो गए? देखिए, शुरू में उनके कर्मचारियों ने और उनके पिताजी, जिनका नाम था आईपी मिश्रा, उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। किसे? अभिषेक मिश्रा को। अभिषेक मिश्रा जब शाम से लापता हुए, उनका कॉल नहीं लग रहा था, तो परिवार वालों ने सोचा कुछ अनहोनी हो गई और उन्होंने जो उनकी ऑफिस के रास्ते थे, कॉलेज जाने के रास्ते थे, कॉलेज में वो पढ़ने नहीं जाते थे, पढ़ाने जाते थे, डायरेक्टर थे वहाँ के, और पढ़ाते भी होंगे या नहीं पढ़ाते होंगे इसका जानकारी नहीं है, लेकिन कॉलेज के वो डायरेक्टर थे। अब परिवार वालों ने खोजना स्टार्ट कर दिया और कॉलेज के जितने भी स्टाफ था, उनके पास कर्मचारियों की वो थी, मतलब कर्मचारी जितने भी थे, सब ने खोजना स्टार्ट किया, लेकिन अभिषेक मिश्रा का कहीं भी कुछ पता नहीं लग रहा था। तो फिर फाइनली उनके पिताजी, जिनका नाम था आईपी मिश्रा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब पुलिस को बताना चाहिए और उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई कि अभिषेक मिश्रा, जो उस शहर के सबसे करोड़पति इंसान थे और अपनी उम्र से ज़्यादा वो अब नाम कमा चुके थे, अचानक यूं गायब होना पूरे शहर के लिए एक चिंता का विषय बन गया था भाई। तो फिर अब क्या किया जाए? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरुआत किया, मतलब पुलिस ने खोजना स्टार्ट किया। जैसे ही इस घटना की जानकारी पूरे शहर को लगी धीरे धीरे, तो पूरे शहर में खलबली मच गई। आपको अगर मैं एक बात बताऊं, मान के चलो अपने इंडिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी अगर कहीं लापता हो जाएं तो पूरे इंडिया में जंगल में जो आग फैलती है ना, वैसे जानकारी सब जगह उपलब्ध हो जाएगी कि मुकेश अंबानी कहाँ गए। कुछ वैसा ही भिलाई शहर में हो गया था उस दिन। सभी जगह बस एक ही चर्चा चल रही थी, यानी अभिषेक मिश्रा लापता हो गए, मिल नहीं रहे और बहुत सारी बातें। जब पुलिस के पास ये केस गया तो पुलिस ने ये किडनैप की तरह केस लिया। पुलिस को लगा कि अभिषेक मिश्रा को किसी ने किडनैप किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो ये आम बात हो सकती है। किडनैप के एंगल से, लूट के एंगल से बहुत सारी बातें थीं। तो पुलिस ने ये जानकारी, तो फिर पुलिस ने ये मान लिया कि अभिषेक का किडनैप हुआ होगा और पुलिस फिर इस बात का इंतजार करने लगी कि किडनैपर्स का किसी भी वक्त कॉल आ सकता है और वो बहुत बड़ी फिरौती मांग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर पुलिस को लगा कि अब भाई बहुत कुछ है जो अपन जान नहीं पा रहे, किडनैप का एंगल नहीं बन रहा ये। अच्छा, अभिषेक मिश्रा को एक नज़र से और जाने तो अभिषेक मिश्रा कौन थे?
देखिए, अभिषेक मिश्रा के पास 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो रायपुर में थे, और गंगा जली एजुकेशन सोसाइटी के वो चेयरमैन भी थे। अच्छा, एक चेयरमैन भी थे और रायपुर चैंपियंस टीम के मालिक थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो हैसियत कितनी ज़्यादा है भाई, कितना पैसा हो सकता है उस इंसान के पास। नक्सल पर आधारित अलाप एक फिल्म आई थी, उसको उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ब्रांड थे जो भिलाई शहर में निवास करते थे। और जैसे ही 10 नवंबर को अभिषेक अचानक गायब हुए तो उनके परिवार में एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि एक इकलौता बेटा जिसके पास लाखों करोड़ों दौलत और उनके पास और भी कोई नहीं था, तो क्या हो सकता है उस परिवार की। अच्छा, इसी दौरान अब पुलिस भी एक्शन मूड में आ जाती है। पुलिस को अब इन्वेस्टिगेशन करनी थी और वो भी बहुत तगड़े लेवल पर करनी थी। तो अब पुलिस के सबसे काबिल अफसर जो उस पुलिस टीम में थे उनकी टीमें बनाई जाती हैं, मतलब कि 1 2 3 जितनी भी टीमें थी टीम बनाई जाती हैं और सभी को काम सौंपे जाते हैं अलग अलग। अच्छा, इसी दौरान एक सर्विलांस टीम थी। सर्विलांस टीम का काम तो आप जानते ही होगी, मोबाइल से रिलेटेड था कि मोबाइल की जितनी भी कॉल रिकॉर्ड थी उन्हें वो निकालना था। और जितने भी अभिषेक के दोस्त थे, फ्रेंड थे, जितने भी लोग थे उन सभी से पूछताछ की गई, और पूछताछ की गई वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। और उसी के साथ अभिषेक की 10 तारीख की जितनी भी मूवमेंट थी, वो कहाँ गया, किससे मिला, क्या किया, ऑफिस में क्या काम कर रहा था और क्या काम अधूरा छोड़कर वो गया। अच्छा, ये सभी कुछ देखा गया, लेकिन एक बात और कि ये सभी तो देखा जा रहा था, लेकिन अभी भी पुलिस को उसका कुछ भी सुराग नहीं मिला था। केवल पुलिस ऊपर ऊपर देख रही थी, यानी कि 2 परतें हैं, तो पुलिस अभी ऊपर की परत पर काम कर रही थी, और जबकि किडनैपर्स या कातिल जो भी रहा वो निचली परत पर था। पुलिस वहाँ तक अभी इतना सा भी नहीं पहुँची थी। तो अब सर्विलांस टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और पुलिस को ये भी लग रहा था कि भाई जितना भी पता लगेगा ना वो सब कुछ मोबाइल से ही पता लगने वाला है, और अपने पास ऐसा कोई भी बेसिक प्रूफ नहीं है, ना तो उसकी जानकारी है अभिषेक अभी कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो मोबाइल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित होने वाला था, क्योंकि पुलिस को उसी से सुराग की कुछ उम्मीद थी कि उसी से कुछ निकलेगा। तो फिर पुलिस ने नंबरों की फुल डिटेल निकालना स्टार्ट किया और नंबरों की CDR निकाली। अब आप लोग पूछोगे यार ये CDR क्या होता है, तो CDR भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, CDR का मतलब होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जिसमें कॉल जाने वाली आपके मोबाइल से और कॉल आपके मोबाइल पर आने वाली सबका रिकॉर्ड होता है। और मेटा डेटा रिकॉर्ड वो होता है जिसमें लोकेशन भी होती है और कॉल की अवधि भी होती है कि आपने किसी के साथ कितने समय तक कॉल की थी, कॉल पर बात की थी। अब पुलिस ने पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया था, किससे, IP मिश्रा से। किसके पिताजी थे भाई, ये अभिषेक मिश्रा के पिताजी थे IP मिश्रा। इनसे भी पूछताछ की और पुलिस ने CCTV कैमरों की डिटेल निकालना स्टार्ट किया, लेकिन डिटेल में कुछ भी खास नहीं था, क्योंकि जब वो कॉलेज में था, अभिषेक मिश्रा जब कॉलेज में थे तब वो कॉलेज का फुटेज थी, लेकिन उसके बाद वो निकल गए तो फिर कौन सी डिटेल, फिर क्या CCTV कैमरा क्या कर सकता है। और वैसे भी 2015 थी ना, उसमें इतने ज़्यादा CCTV कैमरा नहीं लगे थे जितने आज की डेट में लग चुके। और वैसे भी कोई कार के अंदर बैठकर निकल गया तो क्या उसके पीछे कोई CCTV कैमरा थोड़ी लगे हैं। हाईवे पर CCTV कैमरा ऐसी जगह पर लगे रहते हैं जो संदिग्ध टाइप के होते हैं, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहनों की भीड़ भाड़ होती है, चौराहे के इलाके होते हैं। लेकिन अभिषेक मिश्रा ऐसे किसी इलाके से नहीं गुजरा। गजब की बात देखिए आप। अच्छा, तभी रायपुर एयरपोर्ट रोड पर एक कार लावारिस मिलती है पुलिस को, लेकिन कार कौन चला रहा था, कौन कौन कार के अंदर बैठे थे, पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि CCTV कैमरा जो वहाँ पर लगा था, ये कहाँ पर लगा था, कुम्हारी टोल प्लाजा पर। कुम्हारी टोल प्लाजा पर एक CCTV कैमरा लगा था जिसमें कार तो दिखाई गई, लेकिन उसे कौन ड्राइव कर रहा था ये पता नहीं चला। और पक्का है कि ये वो कातिल ही था जो ड्राइव कर रहा होगा, ऐसा पुलिस मानकर चल रही थी। सर्विलांस टीम को अभिषेक के मोबाइल नंबर से लगभग हजारों नंबर मिले जो अभिषेक का कांटेक्ट रहा होगा उनसे। लेकिन एक बात निश्चित थी, इनमें से 1 या 2 कातिल जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन ये हजारों नंबर जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने सभी की एक तहकीकात टाइप की। तभी पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा, और वो सुराग था उसकी लास्ट लोकेशन, अभिषेक की लास्ट लोकेशन, और उसी के साथ
एक नंबर उसमें ऐसा था जो अभिषेक की लास्ट लोकेशन के साथ अभिषेक के साथ मौजूद था, और फिर अभिषेक का मोबाइल बंद हो गया। आखिर ये नंबर किसका था? तो फिर पुलिस ने ये भी सर्च करना स्टार्ट कर दी। फिर पुलिस को ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि हो ना हो ये लास्ट नंबर जिसका भी है वही पक्का कातिल है अभिषेक का। और इसमें पुलिस के लिए लगभग 30 दिनों से ज़्यादा का समय लग गया था, और पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इस केस को सॉल्व करना है और बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करना है। और पुलिस के लिए 30 दिनों के बाद एक जाकर ऐसा प्रूफ मिला जिससे पुलिस अब कातिल के नज़दीक पहुंच रही थी। हालांकि 30 दिनों के जो चला, तो 30 दिनों में पुलिस बैठी नहीं रही। 30 दिनों में भी पुलिस ने बहुत ज़्यादा तहकीकात स्टार्ट की, तभी जाकर वो इस मुकाम पर पहुंची थी। तभी पुलिस जिसका वो मोबाइल नंबर था उसे गिरफ्तार करती है। उसका नाम था विकास जैन, और विकास जैन को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। विकास जैन कुछ भी पुलिस को नहीं बता रहा था। पुलिस ने बहुत सारी कोशिशें की कि इससे आसानी से पता लग जाए, लेकिन विकास जैन ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया जिससे पुलिस को अब ये लगे कि काम बन जाएगा अपना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर पुलिस ने अपनी सीधी उंगली टेढ़ी करी, और फिर जो पुलिस करती है वही किया उसने। तो फिर विकास जैन पोपट की तरह बोलने लगा, बस क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब पुलिस को उसने साफ साफ बता दिया। अच्छा, फिर विकास जैन ने पुलिस को बताना स्टार्ट किया कि उसकी पत्नी किमसी कंबोज है। तो पुलिस ने कहा किमसी कंबोज है, तो उससे पुलिस को क्या मतलब? तो फिर उसने बताया कि किमसी कंबोज अभिषेक के कॉलेज में पढ़ाती थी। अभिषेक कौन था भाई? ये अभिषेक मिश्रा के कॉलेज में किमसी कंबोज पढ़ाने का काम करती थी, और तभी अभिषेक मिश्रा और किमसी कंबोज एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन फिर उसी बीच किमसी कंबोज किससे शादी कर लेती है? विकास जैन से। और कुछ दिनों के बाद ये अभिषेक को बात पता चलती है। तभी वो किमसी से फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि वो विकास जैन से शादी को तोड़ दे, डिवोर्स ले ले। अब इसी बीच एक और बात ये थी कि अभिषेक था और विकास था। अभिषेक किमसी को बार बार कॉल करता था, परेशान टाइप का होने लगी थी किमसी। वैसे भी किमसी पहले ही करती थी उससे प्रेम, अब नहीं करती थी, अब उसकी शादी हो चुकी थी विकास जैन से, तो अब उसने ये सब कुछ छोड़ दिया था। यानी वो पहले कॉलेज में पढ़ाती थी, तब तक तो वो वहाँ पर थी और तब तक ही वो अभिषेक से प्रेम करती थी। उसके बाद वो निकली और उसकी शादी हो गई, तो उसने प्रेम हटा दिया और उसने जो अपनी मैरिड लाइफ थी उसे वह जीने लगी थी। लेकिन जब किमसी बार बार ये परेशान होने लगी थी कॉल से, और अभिषेक उससे कहने लगा था डिवोर्स की, और फिर किमसी ने ये बात अपने पति को बताई जिसका नाम था विकास जैन। विकास जैन को जब ये बात पता चली तो विकास जैन ने उसे मारने का प्लान बना लिया कि कुछ भी हो, अब अभिषेक मिश्रा बचेगा नहीं, उसे मैं मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो फिर अभिषेक जो कि किमसी को जानता था, विकास को जानता था, विकास का एक दिन कॉल आता है, यानी वो तारीख थी 10 नवंबर को कॉल आता है कि अब अपन एक जगह पर बैठकर बात कर लें कि अपन क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या होगा। क्योंकि अब ये बात विकास को भी पता थी, किमसी को पहले से थी, अभिषेक को तो थी, और अभिषेक चाहता था कि वो दोनों हट जाएं लाइन से और वो दोनों हो जाएं, किमसी और अभिषेक। तो 10 नवंबर को विकास ने अभिषेक को कॉल करके बुलाया, किसके घर? विजय के घर। उसका दोस्त का घर था। किसके दोस्त का था भाई? ये था विकास के दोस्त का घर। यहाँ पर तीनों मौजूद थे। एक तो अजीत था जो विकास का चाचा था, विकास जैन का चाचा था अजीत। किमसी कंबोज थी, किमसी कंबोज वही थी जो अब किमसी जैन बन चुकी थी कंबोज से, और एक विकास जैन था खुद मौजूद। ये 3 लोग थे, और चौथा अभिषेक आने वाला था। जैसे ही अभिषेक ने घर में एंट्री करी, तभी दरवाजे के पीछे से विकास जैन ने उसमें लोहे की रॉड से बहुत तेज प्रहार किया, और तभी मौके वारदात पर उसे बेहोशी टाइप की होने लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी अजीत ने और विकास जैन ने उसे इतने चाकू मारे कि वो उसी वक्त 1-2 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो चुका था, और पूरा फर्श था ना, पूरे फर्श पे खून ही खून था।
तो दोस्तों जब अभिषेक मिश्रा को किस्मी ने और विकास ने और उनके अजीत चाचा जी थे उन्होंने, हालांकि किस्मी ने नहीं मारा था, किस्मी उनका साथ दे रही थी, विकास और अजीत ने मारा था अभिषेक मिश्रा को। जैसे अभिषेक मिश्रा को इन लोगों ने मार दिया तो उसे एक पॉलीथिन के काले कलर के बैग में भरकर 6 फीट के गड्ढे में डाल दिया था। अब ये गड्ढा इन्होंने आंगन में पहले ही खोद कर रख लिया था। जैसे ही अभिषेक की मौत हुई इन्होंने डायरेक्ट उसे ज़मीन के अंदर कर दिया 6 फीट नीचे। जब पुलिस ने लाश को निकाली थी तो उसे 6 फीट नीचे जाकर मिली थी। कितनी तगड़ी प्लानिंग थी आप सोच सकते हो। और जब 6 फीट के बाद इन्होंने गड्ढे को सही कर दिया था, यानी ऊपर से मिट्टी डाल दी थी और ऊपर पौधे लगा दिए थे कि किसी को शक ही ना हो। और फिर कार को रायपुर की तरफ लावारिस छोड़ दी इन्होंने। और 23 दिसंबर को पुलिस ने लाश को DNA करवाया और PM करवाया और अंतिम संस्कार फिर करवाया गया। फाइनली ये केस था अभिषेक मिश्रा मर्डर केस, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और फिर अंत में जाकर 2016 से इन लोगों पर केस चलना स्टार्ट हुआ और 11 मई 2021 को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई अजीत को और विकास को, और किमसी को बरी कर दिया। किमसी पर किसी प्रकार का अब कोई भी मामला नहीं है, लेकिन उम्र कैद का अजीत और विकास पर हो गया। तो दोस्तों अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।